सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है HSSC लास्ट 5 ईयर PYQ सीरीज, ये जो है सीरीज आपकी हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ये सीरीज आपकी किस किस को एग्ज़ाम को कवर करेगी, एक तो CET मेंस को कवर करेगी जो अभी आने वाला है, ठीक है। एक आपका ग्रुप D के एग्ज़ाम को कवर करेगी। बाकी फोकस इसको किसको रखा गया है, एक तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को रखा गया है और एक SI को रखा गया है, ठीक है। वैसे HSSC के सभी एग्जाम के लिए ये PYQ जो है काफ़ी रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 5 साल में HSSC के द्वारा जितने भी HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं हरियाणा जीके के, वो सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। सारे ऑफिशियल क्वेश्चन विद ऑफिशियल आंसर रखे गए हैं और सारे वेरीफाई किए गए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से, ठीक है। तो किसी पर भी कोई डाउट नहीं है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आपका जो टारगेट है वो 25 आउट ऑफ 25 होना चाहिए, ठीक है। और यही जो है हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है हरीश भारद्वाज और स्वागत करता हूं आपके S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो यहाँ पर जो है इस सीरीज का 8वां भाग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 7 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन सातों पार्ट्सों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो जो है 7 पार्ट्स देखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दीनबंधु छोटूराम जो पावर प्लांट है, सबसे पहले आपको इसकी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो पावर प्लांट है ये किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो एक तो रिलायंस एनर्जी था, रिलायंस एनर्जी, प्लस दूसरा क्या था, संघाई इलेक्ट्रिक, संघाई इलेक्ट्रिक चाइना वाला, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था, ठीक है। इसकी जो मंजूरी है वो 2005 में मिली थी और 2007 में इसको कमीशन किया गया था और पहली इकाई जो इसकी थी वो 2008 में चालू हुई थी। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई है। चलिए आइए वहीं से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है A to Z लिखी हुई है। दीनबंधु छोटूराम विद्युत संयंत्र जो है यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। यह संयंत्र कोयला आधारित है, ये लाइन जरूर याद रखना भाई। ये जो संयंत्र है ना कोयला आधारित है और इसका निर्माण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड शंघाई इलेक्ट्रिक ने संयुक्त रूप से किया था। 2005 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना का जो है शुभारंभ किया था या फिर अपनी मंजूरी दी थी। 2007 में जो है इसको कमीशन किया गया था और इसकी पहली इकाई जो है 2008 में चालू की गई थी। सेम यही लाइन मैंने ऊपर बताई थी। सारी लाइन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कहीं से भी जो है एक क्वेश्चन का जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बनाकर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट जो ये PDF है और वीडियो सीरीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एचटेट वाले जो 2025 में अभी आपका एक नोटिफिकेशन आने वाला है ना, एचटेट वाले भी जो बच्चे जो है इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो है 8 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं आते, 8 से 10 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के पूछ लेता है एचटेट के अंदर, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस समय इसके अंदर 7 जिले होते थे, ठीक है। 7 जिले होते थे। कौन सा होता था, अंबाला होता था, करनाल होता था, जींद होता था, हिसार होता था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और कौन सा रह गया भाई, हिसार, अंबाला, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, ठीक है। छठा कौन सा रह गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 6 मैंने बता दिए, जैसे कि कौन कौन से जिले थे, अंबाला, करनाल, जींद 3, हिसार, महेंद्रगढ़, ठीक है। ये कितने हो गए भाई, 7 जिले थे ना, ये तो 5 ही हुए। तो और कौन सा रह गया, एक रह गया, रोहतक रह गया सच्ची, ठीक है। रोहतक रह गया, एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रोहतक मैंने बता दिया, एक आप मुझे बताएंगे, काफ़ी फेमस है और आज के समय में उस जिले को, जो 7वां जिला है ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा 7वां जिला, तो वो जो 7वां जिला है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसको जो है हरियाणा का IT हब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिएगा। कुछ और जो है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य की राजधानी जो है चंडीगढ़ हो जाएगी। और ये हरियाणा राज्य के साथ किसकी और राजधानी है, तो ये पंजाब की भी राजधानी है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, पंजाब की राजधानी। और चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने तैयार किया था,
तो ली कार्बूजिए ने जो है चंडीगढ़ का जो है डिज़ाइन तैयार किया था। और हरियाणा को कितने राज्यों ने जो है, हरियाणा की कितनी राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती है, ठीक है। 5 राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती है और 2 यूनियन टेरेटरी की जो सीमा है वो लगती है। दिल्ली और चंडीगढ़ की जो यूनियन टेरेटरी है उनकी सीमा हरियाणा से लगती है और 5 राज्य लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और भी 2 राज्य हैं, ठीक है। राजस्थान हो गया और एक और राज्य है, ठीक है। ये 5 राज्य जो है इनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, और ये जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी पीडीएफ के साथ जो है आपको मिलेगा। और पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये नर नारायण गुफा हरियाणा के जिले में है, ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। नर नारायण गुफा जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। और यमुनानगर से जो है मुझे एक चीज़ याद आ रही है, इसके अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, अब राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर कितने हैं नेशनल पार्क, तो ये हरियाणा के अंदर कितने हैं, 2 हैं। एक तो कालेसर हो गया और एक सुल्तानपुर हो गया, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर को राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है ये कब मिला था, इसको मिला था 1991 में। और कालेसर को कब मिला था, कालेसर को मिला था 2000 इसको मिला था 2003 में मिला था भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लो, ये रहा 2003, ठीक है। तो इसको 2003 में मिला था। यहाँ पे ये डिटेल से आप चेक कर लेना, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टैटिक जीके है, आपको ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। नर नारायण गुफा जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। बस इंपॉर्टेंट जानकारी ये है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के ये 2 नेशनल पार्क हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ अवस्थित है। कालेसर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखा क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं लिखा, यमुनानगर। और ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये गुड़गांव के अंदर अवस्थित है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। बाकी इसकी स्थापना आप याद रखेंगे, स्थापना जो है ये 1988 में स्थानीय वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा के लिए जो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की वैसे तो स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन स्थानीय वन्य जीव के तौर पर की गई थी, लेकिन इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो 8 दिसंबर 2003 को मिला था। सेम ऐसे ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के रूप में जो है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। बाद में 5 जुलाई 1991 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार HSSC पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। तो ये कौन सी बनती है, टांगरी हाकरा मार्कंडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये जो मार्कंडा नदी है ना, ये एक मौसमी नदी है, ठीक है। वर्षा के समय में इसके अंदर जल भराव जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्षा का पानी आ जाता है और अंबाला और कुरुक्षेत्र के जिलों में जो है ये बाढ़ का कारण बन जाती है। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो तीनों नदियाँ है ना, ये कहाँ से निकलती हैं, ये हिमाचल के शिवालिक से निकलती हैं, ठीक है। हिमाचल के शिवालिक से निकलती है। डोंट वरी, एग्जैक्ट लोकेशन भी मैंने नीचे पिन पॉइंट लोकेशन जो है ना वो लिखी हुई है, ठीक है, व्याख्या के अंदर। तो हिमाचल के शिवालिक से निकलती हैं तीनों नदी। हाकरा को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि घग्गर नदी को जो है हाकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको पता भी होगा घग्गर नदी को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में होता है। हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी से यह निकलती है। टांगरी नदी की बात करूँ तो उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियों से जो है इसका उदय होता है। और मार्कंडा नदी की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, विशेष रूप से सिरमौर जिले के जोगीबन नामक स्थान से यह निकलती है और यह एक मौसमी नदी है और यही जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अंबाला और कुरुक्षेत्र एरिया में जो है ये बाढ़
का काम करती है, मौसमी नदी है, क्योंकि वर्षा के समय में इस नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। ऐसे हम बात करें हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर में जो है हरियाणा का कौन सा राज्य होगा, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बोल देता हूँ। हरियाणा के उत्तर में जो है हरियाणा के उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा, पूर्व में जो है हरियाणा के उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट माफ़ कीजिएगा जो राज्य है वो लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की जो सीमा है उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश लगते हैं, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान लगता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व सीमा को परिभाषित करती है और राज्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी तीनों तरफ से घेरती है, ठीक है। ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली को जो है तीनों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासक एवं डैश के बीच लड़ी गई थी। सबसे पहले आप याद रखना, पानीपत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और जो था बाबर था ना, उसके बीच में लड़ी गई थी, और यहाँ पे जो है बाबर जीत जाता है, ठीक है। और बाबर जीतने के बाद क्या करता है? मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। दूसरी लड़ाई पानीपत की कब लड़ी गई थी? ये 1556 में लड़ी गई थी। ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर जो है इसके अंदर जीत गया था, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अकबर जो है ये क्या था? ये हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था, ठीक है। तीसरी लड़ाई जो कि इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तीसरी लड़ाई जो है 1761 में पूछी गई थी, मतलब 1761 में लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अहमद शाह अब्दाली जो है इस लड़ाई के अंदर जीत जाता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों को जो है आप कनेक्ट करते हुए स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधानक्य बोला गया है, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो था ना, महाभारत को किसने लिखा? सबसे पहले ये आप रखना, महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास ने लिखा है। इसमें पहले जो है 8800 श्लोक होते थे। इसके कारण इसको क्या कहा जाता था? इसको जो है जय संहिता बोला जाता था, ठीक है, जय संहिता। लेकिन वर्तमान में इसमें 1,00,000 + 10,000 से अधिक श्लोक है, जिसके कारण जो है इसको महाभारत बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, नीचे लिखा भी गई है व्याख्या, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन 8 में हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो फरगल क्या होता है? ये एक टोपी का प्रकार होता है भाई, ठीक है। ये क्या होता है? एक टोपी का प्रकार होता है, टोपी का प्रकार, जिसको सर्दियों में पहना जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, सर्दियों में पहना जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की पारंपरिक जो वेशभूषा है ना, फरगल, ये फरगल का क्या मतलब होता है? ये एक बच्चों की टोपी होती है, ठीक है। नीचे लिखा भी गया है, आइए देख लेते हैं। नहीं लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो विवाह के समय कौन सा दिया जाता है? दीमच। तो दीमच जो है हरियाणा की महिलाओं का एक पारंपरिक परिधान है, जिसको दुल्हन जो है अपनी शादी के दिन जो है वो प्राप्त करती है। तो दीमच इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी गया है। दीमच क्या होता है ये भी आप याद रखना, ये एक स्टोल होता है भाई, ठीक है, स्टोल होता है। यहाँ पे लिखा गया है दुल्हन को विवाह के समय पारंपरिक रूप से दीमच दिया जाता है, जो रेशम का एक स्टोल या ओढ़नी होती है। ये लाइन जरूर याद रखना भाई, दीमच क्या होता है? जो एक रेशम प्रकार का स्टोल या ओढ़नी होती है, ठीक है। और ये जो उपहार है ये महिलाएं अपनी शादी के समय जो है प्राप्त करती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन है? अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है संडे स्पेशल, थोड़ा सा बता देता हूँ। संडे स्पेशल में हम क्या कर रहे हैं? हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, इनके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख व्यक्ति है ना, वो सारे जो है वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछता है। पहला टॉपिक हमने कौन सा किया है? पहला टॉपिक हमने किया है पंडित
लक्ष्मीचंद। तो अगर आपने पंडित लक्ष्मीचंद का टॉपिक नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। इसी वीडियो सीरीज में जो है वो आपका टॉपिक मिल जाएगा। ओनली 12 मिनट का वो वीडियो है, लेकिन 12 मिनट से क्या होगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लक्ष्मीचंद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे जो है वहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को ये देख लेना। और जो नेक्स्ट हमारा यानी कि अब जो संडे आएगा उसमें कौन सा टॉपिक हम रखेंगे, उसमें हम टॉपिक रखेंगे चौधरी छोटू राम। ये पर्सन जो है हमारे हरियाणा के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, और डिटेल से हम जानेंगे चौधरी छोटू राम जी के बारे में। कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, अपने जीवन काल में इन्होंने क्या क्या जो है महत्वपूर्ण कार्य किए, इन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो कहाँ से की, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो संडे के दिन जो वीडियो आएगा हमारा उसके अंदर जान लेंगे। 1 नंबर जो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ना, वो आपका जो है बाहर गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे डिटेल से दी गई है, यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 1944 में जो है बिलासपुर के राजा के साथ इन्होंने जो है हस्ताक्षर किए गए थे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तत्कालीन राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने नवंबर 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ जो है हस्ताक्षर किए थे। 1937 में जो है इनको नाइट की उपाधि मिली थी, ठीक है। नाइट यानी कि सर की उपाधि जो है इनको 1937 में मिली थी, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 को रोहतक में इनका जन्म हुआ था, और 1945 में दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। एवरीथिंग डिटेल जो है संडे वाले वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं आएगी। और ये चीज़ और आप याद रखना, ये जो भाखड़ा बांध है ना, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बने एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ये लाइन जरूर याद रखना, ठीक है। और वर्तमान में ये किस किस राज्य को जो है लाभान्वित करता है, ये जो डैम है ये करता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। ये 3 राज्यों को जो है, राजस्थान, इनको जो है ये लाभान्वित करता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गया है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो सूरजकुंड मेला है ना, ये कहाँ पर लगता है, ये हर साल लगता है फरीदाबाद के अंदर। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, पहला कब मनाया गया था, पहला सूरजकुंड मेला कब लगा था। पहला सूरजकुंड मेला ये 1987 को लगा था, ठीक है। पहला सूरजकुंड मेला 1987 को लगा था। अभी जो है करंट वाला आप याद रखेंगे 2025 वाला। 2025 का जो सूरजकुंड मेला है उसका कंप्लीट वीडियो तो बनाऊंगा, वहाँ पे भी आप जानेंगे। अभी भी जान लीजिएगा, ये प्रथम बार हुआ है जब 2 स्टेट को जो है थीम स्टेट बनाया गया था। थीम स्टेट किस किस को बनाया गया था, ओडिशा और मध्य प्रदेश को। ओडिशा, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्यूचर के एग्जाम में। ओडिशा एंड एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इन 2 राज्यों को जो है थीम स्टेट के रूप में बनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। पहला मेला कब स्टार्ट हुआ था, 1987 में लगा था, और ये सूरजकुंड में लगता है। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, ये जो 2025 वाला सूरजकुंड मेला है ना, ये कौन से नंबर का था। 34वां जैसे हुआ ना 2020 में, तो आप मुझे बताएंगे 2025 वाला जो है कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये नीचे व्याख्या भी दी गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो सेंटर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, ये पिंजौर के अंदर है। अब यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ की जो है मैं डिटेल ले आया हूँ कंप्लीट निकाल के। कहाँ से लेके आया हूँ, ये जो हरियाणा का ऑफिशियल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है ना, मतलब जो उड़ान योजना के अंतर्गत आता है, वहाँ से कंप्लीट ये जितनी ये लाइनें लिखी है ना, सारी ऑफिशियल जो है डाटा वहाँ से लेके आया हूँ। किसी में कोई डाउट नहीं है, तो अच्छे से आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर आपका वर्तमान एग्जाम में पक्का हो जाएगा, ठीक है। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहित करके पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। पहली लाइन का नंबर पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि भाई ये जो है हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1966 को हुई। 2 विमान प्रशिक्षण केंद्र हिसार और करनाल हरियाणा के हिस्से में आए। तो 2 विमान प्रशिक्षण जो केंद्र थे ना उस समय, हिसार और करनाल जो है हरियाणा के हिस्से में आए थे। वर्तमान में राज्य में भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर में 4 नागरिक हवाई पट्टियां हैं। तो हवाई पट्टियां भी याद रखना कौन कौन सी है और कहाँ पर है, तथा एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है जो कि हिसार में है।
इसके अलावा 2 रक्षा हवाई अड्डे भी है जो सिरसा और अंबाला में। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है लिखी गई है और ये सारी ऑफिशियल डाटा से लाया हूँ भाई, बहुत टाइम लगता है ये जानकारियाँ निकालने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सारा ऑफिशियल डाटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र है, यानी कि करनाल और पिंजौर, ठीक है। पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। ये यहाँ पे आ गया ना, फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है सिर्फ करनाल और पिंजौर में दी जाती है भाई, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऐसे जो है ऑफिशियल डाटा के हिसाब से ही जो है आपकी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है डेटा कलेक्ट करने में, लेकिन जो भी जानकारी आपके सामने यहाँ पे ली जाएगी सारी ऑफिशियल होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वेबसाइट पर और दुनिया जहान की हरियाणा जीके के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल ही लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आर्चरी के खेल से संबंधित है। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप याद रखना, चिकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा चिकारा प्रजनन केंद्र, तो ये कैरू भिवानी के अंदर हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर भी हरियाणा के जितने भी प्रजनन केंद्र है ना वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि भोर सदान जो है कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये लिख भी दिए गए हैं यहाँ पे, ये देख लो। चलिए बता देता हूँ, मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। ये 2 हैं, थोड़े डिफरेंट है, याद रखना। मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र तो झाबुआ रेवाड़ी में है, लेकिन चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये कैरू भिवानी में है, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकूला में है। तीतर प्रजनन केंद्र पंचकूला में है। हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र ये केवल एक ही हरियाणा के अंदर और यमुनानगर में ये स्थित है। सारे जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है, तो किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष जो है घोषित किया गया है, 2006 को जो है हरियाणा के 2006 वर्ष को जो है बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है, तो धर्म क्षेत्र के रूप में जो है ये व्याख्या करता है। महाभारत के बारे में ऊपर भी बात कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, 17 में आइए देख लेते हैं। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो ये क्वेश्चन जो है आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर मुझे गूगल से फाइंड आउट करो या कहीं से भी करो, आप मुझे जो है इसका राइट आंसर बताएंगे। जो स्टैटिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी इंडिया जीके से रिलेटेड है बट आपको जो है ले लेनी चाहिए क्योंकि पूछ लेता है कई बार, ठीक है। इंडिया जीके भी वैसे आएगी तो वहां पे भी काम आएगी, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की स्थापना जो है कब हुई थी, 1896 में जो है एथेंस में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे जो 1896 में स्टार्ट हुए थे। भारत ने पहली बार कब इसके अंदर शामिल हुआ था, भारत इसके अंदर पहली बार शामिल हुआ था 1900 में शामिल हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू हुए थे, 1924 में जो है शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुए थे। ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ भी याद रखना, यहाँ पे लिखा गया भाई पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत है ना 1960 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है, तो उदय भानु हंस जी हमारे प्रथम व्यक्ति हैं जिसको प्रथम राज्य कवि की उपाधि जो है प्रदान की गई है, ठीक है। उदय भानु हंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 में क्या बोला गया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है। अभी ऊपर देख के आए हैं कि ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है, एक बार दिखा देता हूँ 1 सेकेंड, ये रहा। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर, पिंजौर पंचकूला के अंदर अवस्थित है। तो इसीलिए हर चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है ताकि रिलेट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो इसकी स्थापना है कब हुई थी, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पिंजौर पंचकूला के अंदर अवस्थित है। पिंजौर पंचकूला के अंदर ये अवस्थित है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर जो है 90 किया गया था, जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का उदय हुआ ना उस समय इसके अंदर 54 सीटें थी, ठीक है। 54 सीटें थी और जो है ये बढ़ाकर कब किए गए थे,
1977 में की गई थी। ठीक है, सारी डिटेल नीचे लिखी गई है, आइए वहीं से देख लेते हैं। ये देखो, शुरुआत में सदन में 54 सीटें होती थी, जिनमें से 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। मार्च 1967 में जो है इन सीटों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई थी और 1977 में यह संख्या जो है 90 कर दी गई थी, जिसमें 17 सीटें जो है आरक्षित है। सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस समय कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी, जिसमें 10 आरक्षित सीटें थी। ठीक है, रिजर्व सीटें थी अनुसूचित जातियों के लिए। उसके बाद जो है 1967 में जो है इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कितने की गई? 81 कर दी गई और अंततः 90 सीटें कब हुई? 1977 में जो है 90 सीटें हो गई और वर्तमान में 17 आरक्षित सीटें शामिल हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, कहा गया 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 मंडल ये यहाँ पे आपको पता भी होगा, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक 6 मंडल हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो पानीपत, माफ कीजिएगा, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 18 दिन जो है ये युद्ध चला था। ठीक है, ये युद्ध कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया था ज्योतिषर सरोवर में। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की देखते हैं बात। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 18वां जो है ये राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? 20वां हो जाएगा। हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना था, तब कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नाम का जो है राज्य बना था। ठीक है, सारी डिटेल नीचे लिखी गई है। ठीक है, 18वां सबसे बड़ा राज्य था, क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान पर ये जो है हरियाणा राज्य आता है। तो ये हमारे जो है आज के जो हमारे टोटल 23 जो है ऑफिशियल क्वेश्चन थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और कैसी नॉलेज जो है आपको इसके अंदर मिल रही है। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर HSSC के किसी भी एग्जाम में 2025 में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं या फिर हरियाणा पुलिस आपका टारगेट है, तो डेफिनेटली ये जो हमारी फ्री PYQ सीरीज चल रही है, इसके साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैं ऐड करता हुआ चलूँगा। मिनिमम 60 नंबर की जो है तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इन फ्यूचर में जो है मैथ जो सब्जेक्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, उसको भी जो है एक प्रोफेशनल टीचर से जो है आपकी क्लासें लगवा दूंगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और पेशेंस बनाए रखें। रिजल्ट जब है CET का आना है तब आएगा, HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जब आना है तब आएगा। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप बस अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि जितना आप लेट होएंगे ना, विलंब होगा आपकी तैयारी में, उतना ही जो है आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, उतना ही जो है आप पीछे चले जाएंगे। यकीन मानिएगा, जो डेडिकेशन वाला स्टूडेंट है ना और हार्ड वर्किंग वाला स्टूडेंट है, वो इस समय कुछ चीज़ें नहीं देख रहा ना, तो वो ये देख रहा CET का रिजल्ट कब आएगा, दुनिया जहान की वीडियो बनी पड़ी है, ना ये देख रहा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। वो सिर्फ अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका टारगेट है 2025 में ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना। ठीक है, और सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते, लगातार तैयारी करते रहे। रोज शाम को 7 बजे हमारा ये वीडियो लेक्चर आ जाता है। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।